राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के तत्वाधान में विज्ञान विषय के अंतर्गत मैं पूनम गौंड राजकीय इंटर कॉलेज पुरवाला दोगी से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के विषय में चर्चा करेंगे। आज के चर्चा के मुख्य बिंदु हैं हानिकारक सूक्ष्म जीव, खाद्य विषाक्तन जिसे फूड पॉइजनिंग कहा जाता है, खाद्य परीक्षण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन। हानिकारक सूक्ष्म जीव, आपने इससे पहले इस पाठ में पढ़ा कि किस प्रकार सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। सूक्ष्म जीवों से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि पेस्ट्रीज, केक, यानी कि जितने भी आपके बेकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अल्कोहल्स में, और साथ ही साथ जो है आप इसको अन्य कार्यों में, जैसे कि दवाई के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल बनाने में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बहुत तरीके से हमारे लिए लाभदायक होते हैं। परंतु सूक्ष्म जीव हमारे लिए, मानव के लिए, पौधों के लिए और जंतुओं के लिए बहुत हानिकारक भी होते हैं। तो आइए आज हम इनके हानिकारक प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। तो हानिकारक सूक्ष्म जीव, कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु, पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु यानी कि रोगजनक कहते हैं। जो सूक्ष्म जीव मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं उनको हम रोगजनक या फिर रोगाणु कहते हैं। मनुष्य में रोग के कारक यानी कि रोग जो है वो किन किन कारणों से सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलता है, तो इसमें वायु द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा और कायिक संपर्क के द्वारा भी सूक्ष्म जीव मनुष्य में रोग फैलाते हैं। संचरणीय रोग किसे कहते हैं? संचरणीय रोग, आप जानते हैं कि सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले जो रोग हैं वो एक दूसरे से फैलते हैं। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क के द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। यानी कि इन अलग अलग माध्यमों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रोग हो जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर ये रोगाणु मौजूद हैं या जो व्यक्ति अस्वस्थ है, उससे ये रोगाणु दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आते ही उसको ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये चले जाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हम संचरणीय रोग को बता सकते हैं। आइए इस चित्र के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से रोग जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में, जो व्यक्ति बीमार है, संक्रमित है, उससे एक स्वस्थ व्यक्ति में किस प्रकार से रोग जा रहा है या फिर ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इसके माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा। आप यदि किसी व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं तो उस वक्त भी एक अस्वस्थ व्यक्ति से, यानी कि जो व्यक्ति संक्रमित है, उससे ये रोगाणु यानी कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाते हैं। आपने देखा होगा कोरोना के समय में, जब कोरोना बीमारी फैली हुई थी, उस वक्त जो है यही कहा जा रहा था कि हाथ एक दूसरे से हैंडशेक नहीं करना, यानी कि एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना है, हमें नमस्ते करनी है। क्योंकि यदि हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से टच करेगा तो ये जो रोगाणु है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले जाएंगे। तो ये भी एक माध्यम है। इसके अलावा वायु के द्वारा भी ये सूक्ष्म जीव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकते हैं। इसीलिए जब आप छींकते हैं, खांसते हैं, तो कहा जाता है कि अपने हाथों से अपने नाक को और मुंह को कवर करना है, यानी कि उसको ढकना है, या फिर आप अपनी कोहनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो वायु के माध्यम से भी कुछ रोग जो होते हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ परोक्ष संपर्क के द्वारा भी होता है, यानी कि
कपड़ों के द्वारा एक व्यक्ति से जब दूसरे व्यक्ति में ये जो है कि ट्रांसफर हो रहे हैं, या फिर जो है कि किसी व्यक्ति ने पानी पिया है या जो है कि किसी बर्तन से जो है कि किसी चीज का इस्तेमाल किया है और उसका इस्तेमाल यदि दूसरा व्यक्ति कर रहा है तो भी ये सूक्ष्म जीव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसी प्रकार भोजन के द्वारा भी होता है। यदि सूक्ष्म जीव भोजन के अंदर जो है कि कोई दूषित भोजन है और उसको कोई स्वस्थ व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है, उसको अगर खा रहा है या फिर दूषित जल को पी रहा है, तो उस व्यक्ति में भी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो सूक्ष्म जीव है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मच्छर भी इसका एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर इसको ट्रांसफर यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर इसको डाल सकता है। जैसे कि आपने मलेरिया में देखा है, मलेरिया जो हम कहते हैं मच्छर के काटने से मलेरिया हो रहा है। जो मच्छर होता है वो एक वाहक का कार्य करता है। इसके अलावा मक्खी है, आपने देखा होगा मक्खियां जो होती हैं खाने के ऊपर बैठती हैं तो उसको भी वो दूषित कर देती हैं, और यदि हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें वो रोग हो जाता है, यानी कि रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। आप जानते हैं कुत्ता है, बिल्ली है, अगर ये जो है कि आपको काटते हैं तो रेबीज हो जाता है, यानी कि जो उसके अंदर जो रोगाणु जो सूक्ष्म जीव है वो उस स्वस्थ व्यक्ति जिसको उसने काटा है उसके अंदर वो चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये अलग अलग तरीके हैं जिनके द्वारा रोग जो होगा वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाते हैं। रोगाणु जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को चले जाते हैं। तो मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव जो अभी आपने पढ़ा, मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, यानी कि जब आप सांस ले रहे हैं, पेयजल के द्वारा जो आप पानी पी रहे हैं, भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो ये जो है कि इनके द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी ये रोग का संचरण हो सकता है। कोई स्वस्थ व्यक्ति यदि किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है या किसी जंतु के संपर्क में आता है तो भी ये रोग हमें हो जाता है। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण जैसे कि हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स और क्षय रोग जिसे हम टीबी कहते हैं, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक वायरस यानी कि विषाणु भी वायु में आ जाते हैं। जब आप कोई अस्वस्थ व्यक्ति है जिसको जुकाम हो रखा है और वो छींक रहा है, या फिर कोई टीबी का व्यक्ति है वो खांस रहा है, तो उस वक्त जो उसके मुंह से या नाक से जो बूंदें निकलती हैं, जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। और यदि कोई व्यक्ति सामने खड़ा है या फिर वायु के माध्यम से यदि थोड़ी सी दूरी पर खड़ा है तो वो वायु के माध्यम से उसमें चले जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो है वो एक अस्वस्थ यानी कि जो बीमार व्यक्ति है उससे स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाता है। ये मादा एनाफिलीज मच्छर का चित्र है, आप देख रहे हैं। इसमें ये जो मच्छर है, मैंने आपको बताया कि मच्छर भी वाहक का कार्य करता है, और ये मच्छर जब किसी व्यक्ति को काटता है तो वो उसके अंदर जो मलेरिया का परजीवी है यानी कि जो प्रोटोजोआ होता है उसको स्वस्थ व्यक्ति के अंदर वो डालने का कार्य करता है। तो ये एक वाहक है जो कि मलेरिया को फैलाने का कार्य कर रहा है। कुछ कीट और जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीव के रोग वाहक का कार्य करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया मादा एनाफिलीज मच्छर, तो ये रोग वाहक का कार्य करेगा। इसके अलावा घरेलू मक्खी भी है इसका एक उदाहरण, और मादा एनाफिलीज मच्छर भी इसका एक उदाहरण है जिसमें ये रोग वाहक का कार्य करते हैं। मनुष्य में सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले सामान्य रोग कौन कौन से हैं, एक बार इस पर बात करेंगे कि कौन कौन से रोग हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा हो जाते हैं मनुष्य में। तो जैसे क्षय रोग यानी कि जिसे हम टीबी कहते हैं, ये क्षय रोग है, ये जीवाणु के द्वारा होता है और इसका माध्यम होगा वायु। इसी प्रकार खसरा, ये एक वायरस यानी कि विषाणु जनित रोग है और इसका माध्यम भी वायु होता है। चिकन पॉक्स, ये भी विषाणु जनित रोग है और ये वायु या सीधे संपर्क में आने से भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। इसी प्रकार पोलियो,
ये भी एक वायरस यानी कि वायरल डिजीज है और ये वायु और जल के माध्यम से हो सकता है। तो इससे बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं कि रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखा जाए ताकि दूसरा व्यक्ति इससे संक्रमित न हो। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को भी अलग रखना जरूरी है। जो रोगी व्यक्ति है उसकी जो अपनी व्यक्तिगत वस्तुएं हैं उनको भी अलग रखना चाहिए और उसका टीकाकरण भी करवाना जरूरी है। इसके अलावा हैजा, ये एक जीवाणु से होने वाला रोग है। हैजा दूषित जल और भोजन के माध्यम से हो जाता है। टाइफाइड, यह भी एक जीवाणु से होने वाला रोग है जो कि जल के माध्यम से होता है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता इसके लिए जरूरी है। हैजा टाइफाइड न हो इसके बचाव के लिए आपको व्यक्तिगत स्वच्छता और अच्छी आदतों को अपनाना जरूरी है, जिसमें आप जो है कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेंगे। दूषित भोजन, दूषित पानी आप नहीं लेंगे। भली भांति पके हुए भोजन और उबला पेयजल, आपको उबला हुआ पानी और भली भांति पका हुआ भोजन ही लेना है और टीकाकरण भी इसके लिए करवाया जाता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए, ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है यानी कि विषाणु से होने वाली बीमारी है और माध्यम इसका जल है। तो उबले हुए पेयजल का इसमें इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ टीकाकरण भी करवाया जाएगा। इसके अलावा मलेरिया, जो कि मैंने आपको बताया कि सूक्ष्म जीव इसके लिए प्रोटोजोआ होता है और ये मच्छर के माध्यम से फैलता है। तो मच्छर इसका वाहक होता है जिसके माध्यम से ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होता है। तो मच्छरदानियों का आप इस्तेमाल करते हैं, मच्छर ना काटें इसके लिए। और मच्छर भगाने वाले कुछ रसायन भी आपको मार्केट में मिल जाते हैं, बाजारों में उपलब्ध हैं। कीटनाशक का छिड़काव भी आप देखते हैं, समय समय पर कीटनाशक का भी छिड़काव किया जाता है। और मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए हमें सबसे जरूरी है कि पानी को कहीं इकट्ठा नहीं होने देना है। तो जल को किसी भी स्थान पर आपको एकत्र नहीं होने देना है। समय समय पर आपको अपने कूलर वगैरह जो आप रखते हैं उनमें जो पानी है उसकी भी जांच करनी है। तो किसी भी प्रकार से पानी अगर इकट्ठा है तो उसमें मच्छर आसानी से पनप जाते हैं। जंतुओं में रोग कारक जीवाणु, अभी आपने मनुष्य में सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से कौन कौन से रोग होते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा। तो जंतुओं में भी रोग होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं। रॉबर्ट कोच ने 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की। एंथ्रेक्स रोग का कारक है। ये जो बेसिलस एंथ्रेसिस है नाम का जीवाणु जिसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी, ये एंथ्रेक्स रोग का कारक है जो कि जंतुओं में पाया जाता है। तो जंतुओं में रोग कारक जीवाणु एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला, ये मनुष्य और मवेशियों में भी होने वाला है भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग, जिसे हम खुरपका कहते हैं, जो गाय में खुर और मुंह का रोग होता है खुरपका भी कहलाता है वो। तो ये वायरस के द्वारा होता है, एक विषाणु जनित रोग है और ये विषाणुओं से यानी कि वायरस से होता है। इसी प्रकार से जो सूक्ष्म जीवों के रोग होते हैं वो पौधों में भी होते हैं। अभी आपने मनुष्य में देखा, जंतुओं में भी देखा कि रोग होते हैं, इसी प्रकार से पौधों में भी रोग होते हैं। आपने देखा होगा कि पौधों में भी रोग लग जाते हैं, कभी कीट लग जाते हैं, पत्तियां खराब हो जाती हैं, फफूंद लग जाती है। तो रोग पौधों में भी रोग होते हैं, उनमें भी जीवाणु, विषाणु और जो है कि कवक लग जाते हैं जो कि उन पौधों को खराब कर देते हैं। जैसे कि नींबू कुछ रोग हैं, जैसे इसमें आपने देख रहे हैं नींबू कैंकर, ये नींबू में होने वाला रोग है जो कि जीवाणु के द्वारा होता है और इसके संचरण का तरीका होता है वायु, यानी कि वायु में जो जीवाणु है वो एक पौधे से दूसरे पौधे में चले जाते हैं वायु के द्वारा और ये रोग जो है होता है एक पौधे से दूसरे पौधे में हो जाता है। तो नींबू कैंकर जो जीवाणु से होने वाला रोग है। इसके अलावा गेहूं की रस्ट, ये जो पादप रोग है गेहूं में होता है, गेहूं की रस्ट रोग, और ये कवक सूक्ष्म जीव के कारण होता है। इसमें फफूंद लग जाती है कवक और जिसके कारण गेहूं जो होता है वो खराब हो जाता है और इसका माध्यम है वायु और बीज।
बीजों में अगर ये कवक लग गया है, फफूंद लग गया है, तो भी ये रोग जो है गेहूं में हो जाता है। और इसके अलावा वायु इसका एक माध्यम है। इसी प्रकार से भिंडी की पीत, ये जो भिंडी की पीत रोग है, ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है, यानी कि विषाणु से होने वाली बीमारी है। और इसका जो माध्यम होता है वो कीट होता है, यानी कि कीट जो होते हैं वो इस वायरस को एक पौधे से दूसरे पौधे में ले जाते हैं और ये रोग जो होता है भिंडी में हो जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य में, जंतुओं में, पौधों में, सूक्ष्म जीवों के द्वारा अनेकों रोग हो जाते हैं जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। अब खाद्य विषाक्तन यानी कि फूड पॉइजनिंग। खाद्य विषाक्तन कैसे होता है? आपने देखा होगा कभी कभी हम कुछ खाते हैं और अचानक हमारी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तो ऐसा होता है जब हम दूषित खाना या दूषित पानी को ग्रहण करते हैं या फिर उसको लेते हैं। तो दूषित खाना किसके कारण होता है? सूक्ष्म जीवों के कारण। तो सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, तो भोजन में उत्पन्न होते हैं। भोजन में सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं या भोजन को विषाक्त यानी कि उसको जहरीला बना देते हैं। इसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो जाता है और कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसा दूषित खाना यदि हम खा रहे हैं या फिर ऐसा जो है कि खाना हम ले रहे हैं या पानी हम ले रहे हैं जो कि बहुत ही गंदा है और उसमें सूक्ष्म जीव हैं, तो जो इस प्रकार का भोजन हम ग्रहण करते हैं तो उसमें बहुत सारे बीमारियां हो जाती हैं और भयंकर रूप से व्यक्ति जो होता है वो बीमार हो सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। खाद्य परिरक्षण रसायन, इसके कुछ उपाय होते हैं, यानी किस प्रकार से हम खाद्य को यानी कि भोजन को प्रिजर्व करेंगे, किस प्रकार से उसको परिरक्षित करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ रासायनिक उपाय हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि आपके घरों में जब अचार बनता है तो उसमें बहुत सारा तेल डाला जाता है और उसमें नमक भी डाला जाता है। तो तेल और नमक जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं ये एक खाद्य परिरक्षक होते हैं जो कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं। तो इसीलिए जो अचार होता है वो बहुत लंबे समय तक आप खा पाते हैं, एक लंबे समय तक आप रख सकते हैं जो कि खराब नहीं होता है। तो इसमें नमक और सरसों का जो तेल होता है जो आप अचार में डालते हैं वो इसको सुरक्षित रखने का काम करता है और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को भी रोकता है। तो इसी प्रकार से जैसे आप इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी प्रकार से कुछ जो है कि मार्केट में भी आपको रसायन मिल जाएंगे, जैसे कि सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये सामान्य परिरक्षक हैं जो कि जैम में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा स्क्वैश बनाने में भी इन रसायनों को इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये लंबे समय तक खराब न हो। तो इसी प्रकार से नमक के द्वारा परिरक्षण, आप देखते हैं कि कोई भी मांस है या मांस मछली, जब उसको सुरक्षित रखना है, उसको प्रिजर्व रखना है, परिरक्षित रखना है, तो उसके लिए हम नमक का इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में जब ड्राई फिशेस आपने अगर देखी हो तो उसमें नमक बहुत ज्यादा लगाया जाता है, नमक में उसको जो है कि परिरक्षित किया जाता है ताकि वो लंबे समय तक खराब ना हो। तो इस प्रकार से इसके अलावा हम आम है, आंवला है, इमली है, इनका भी परिरक्षण नमक की सहायता से कर सकते हैं। इसी तरह से चीनी के द्वारा भी परिरक्षण होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैम जो होता है वो आप लंबे समय तक स्टोर करके रख लेते हैं, उसको आप सुरक्षित रख सकते हैं, वो खराब नहीं होते हैं। इसी प्रकार से जैम है, जेली है, स्क्वैश है, इसका परिरक्षण चीनी के माध्यम से किया जाता है, चीनी के द्वारा होता है। चीनी का प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आ जाती है और वो संदूषित होने से बच जाता है, यानी कि वो जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देता है। तो इसी प्रकार जो चीनी है वो एक बहुत अच्छा परिरक्षण करने के लिए कार्य में लाया जाता है। चीनी के द्वारा आप किसी भी चीज को प्रिजर्व रख सकते हैं। इसके अलावा तेल और सिरके के द्वारा भी परिरक्षण किया जाता है। तेल और सिरका भी संदूषण से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें जीवाणु जो होते हैं वो जीवित नहीं रह सकते हैं, तो इसके माध्यम से आप सब्जियां, फल, मछली, मांस, इन सब का परिरक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा
गर्म और ठंडा करना, ये जो तरीका होता है इसके द्वारा भी आप परिरक्षण के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा दूध को समय समय पर उबाला जाता है ताकि वो खराब ना हो। तो उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं, दूध को उबालने से जो सूक्ष्म जीव होते हैं दूध के अंदर वो नष्ट हो जाते हैं, और आप उसको यदि ठंडी जगह पर रखते हैं तो उसमें जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है वो रुक जाती है। तो इस प्रकार से हम उसका परिरक्षण कर सकते हैं। आपने सुना होगा जो पैकेट में दूध आते हैं, देखा भी है, ये पाश्चरीकृत होते हैं दूध। ये जो है कि इसको आप बिना उबाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है, आपको इसको उबालने की जरूरत नहीं है। आप जो कच्चा दूध खरीदते हैं उसको उबालना पड़ता है क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जो गाय और भैंस के माध्यम से दूध के अंदर आ जाते हैं, तो इसको उबालना पड़ता है। परंतु जो पाश्चरीकृत दूध है वो पहले से ही सूक्ष्म जीवों से मुक्त है और उसको उबालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर उसको एकाएक ठंडा कर दिया जाता है। ऐसा करने से जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर ने की थी। इसे पाश्चरीकरण कहा जाता है। इसकी खोज लुई पाश्चर ने करी है। पाश्चरीकरण कहते हैं हम इस मेथड को। तो इस प्रकार से हम दूध को भी परिरक्षित कर सकते हैं। अब है आपके सामने जो ये चित्र है, ये जड़ आपको दिखाई दे रही है मिट्टी के अंदर, और इसमें यहाँ पर गांठें भी आपको दिख रही होंगी। इस प्रकार से यहाँ पर गांठें हैं बनी हुई। तो ये जो चित्र है ये दालों की जड़ों का है, यानी कि लेग्यूम पौधे की जड़ ग्रंथियां हैं ये। तो ये जो लेग्यूम पौधे की जड़ ग्रंथियां होती हैं, इनका क्या काम होता है? ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती हैं। यानी कि नाइट्रोजन को, जो वायुमंडल में आप जानते हैं कि नाइट्रोजन गैस होती है, बहुत सारी गैसें आपको पता है कि इसमें ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इसी प्रकार से वायुमंडल की जो गैसेस हैं उसमें नाइट्रोजन भी मौजूद है, और नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो अन्य गैसों की तुलना में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा होती है। 78% इसमें जो है कि 78% नाइट्रोजन जो है वायु में उपस्थित है। तो जो नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन, यानी कि वो वायु गैसीय माध्यम में जो है, जो गैस है, नाइट्रोजन गैस है, उसको किस प्रकार से नाइट्रोजन यौगिक में बदलना है। तो गैस को यौगिक में जो बदलने का कार्य करेगा वो यहाँ पर ये जो पौधे की जड़ ग्रंथियां होती हैं, इसमें राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु होता है जो इसको फिक्सेशन यानी कि इसका स्थिरीकरण करने का कार्य करेगा। तो ये जो राइजोबियम जीवाणु है जिसकी मदद से यहाँ पर ग्रंथियों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य होगा। तो आप इसमें यहाँ पे देख रहे हैं जड़ें हैं और ये गांठें हैं। वायु में जो नाइट्रोजन है उसको स्थिरीकरण करने का कार्य कौन कर रहा है? राइजोबियम बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। किसमें कर रहा है? जो लेग्यूम्स प्लांट्स होते हैं यानी कि जो पादप होते हैं उनकी जड़ों में जो ग्रंथियां हैं वहां पर जो है कि ये कार्य किया जा रहा है। उसके बाद किस प्रकार से जो नाइट्रोजन है वो दोबारा से वायु में मिलती है, आइए उसको एक साइकिल यानी कि चक्र के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो वायु में मौजूद है। तो ये नाइट्रोजन यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस नाइट्रोजन को यहाँ पर एक एरो के माध्यम से दिखाया गया है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होता है। मैंने आपको बताया राइजोबियम जो जीवाणु होता है वो इसको, या नीले हरे शैवाल जो होते हैं वो भी इसका स्थिरीकरण करते हैं, तो फिक्सेशन कर रहे हैं। इसके अलावा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है वो तड़ित के द्वारा भी होता है, यानी कि जो बिजली जब कड़कती है तो जो तड़ित होती है उसके द्वारा भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, यानी कि इसका स्थिरीकरण होता है। अब जो स्थिरीकरण नाइट्रोजन का हो चुका है उसको जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करना, यानी कि जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजनी यौगिकों में बदला जाएगा। तो जीवाणु के द्वारा यह कार्य होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे साइकिल जा रहा है। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, अब ये मिट्टी में, ये जो यौगिक हैं ये मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी के अंदर उपस्थित हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर एरो लगा हुआ है, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन।
यानी कि जो ये अब आपने देखा कि जो नाइट्रोजन है वो जीवाणुओं के द्वारा इसका फिक्सेशन हो चुका है और ये नाइट्रोजन यौगिकों में बदल गई है। जब पौधा मृत हो जाता है, यानी कि जब पौधा जो है वो डेड हो जाएगा, तो जो उसका अपशिष्ट है वो मिट्टी में मिल जाता है, यानी कि जो नाइट्रोजन है वो अब मिट्टी में मिल गई है। तो वो जो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का यौगिक है उसको दोबारा से नाइट्रोजन में बदलना है, यानी कि गैसीय फॉर्म में बदलना है। तो डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं इसको। तो ये जो चक्र होता है, इसके बाद ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये यौगिकों से दोबारा से नाइट्रोजन गैस में बदल रहा है, यानी कि गैसीय फॉर्म में नाइट्रोजन बदल रही है और गैसीय फॉर्म में बदलने के बाद ये वायुमंडल में चली जाती है। तो इस प्रकार से डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है, यानी कि नाइट्रोजन यौगिक दोबारा से नाइट्रोजन गैस में बदल जाते हैं और फिर ये नाइट्रोजन गैस जीवाणुओं के द्वारा फिक्सेशन की जाती है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं पूरा एक साइकिल बन गया, यहाँ पर एक चक्र बन गया। इसी प्रकार से जो तड़ित द्वारा आपने देखा यहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ था, वो भी मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिकों में कन्वर्ट हो जा रहा है, बदल जा रहा है। उसके बाद फिर वही प्रोसेस होगा कि ये जीवाणुओं के द्वारा, कुछ जीवाणु जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस यौगिक को दोबारा से डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा नाइट्रोजन में बदल देते हैं। तो ये दोबारा से यहाँ पर आप देख रहे हैं साइकिल में मिल जा रहा है। इसके अलावा आप देख रहे हैं जो मिट्टी में नाइट्रोजन के यौगिक हैं ये पौधों के द्वारा भी अवशोषित हो रहे हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन यौगिक बने हैं उसको पौधे अवशोषित करेंगे और पौधों पर जो जंतु डिपेंड होते हैं, जो पौधों को खाते हैं, पौधों से जंतुओं में जाएगा और जंतु जो होंगे वो उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु के द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट, यानी कि जब पौधे और जंतु मर जाते हैं तो जो अपशिष्ट बनता है वो दोबारा से कहाँ जाएगा, मिट्टी में। और मिट्टी में जब ये मिल जाएगा तो फिर ये दोबारा मिट्टी से जो जो जीवाणु मिट्टी के यौगिकों को, जो नाइट्रोजन यौगिकों को दोबारा गैस फॉर्म में बदल रहे हैं, तो ये साइकिल दोबारा से यहाँ से शुरू हो जाएगा और फिर ये यौगिक दोबारा नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये गैस वायुमंडल में चली जाएगी और ये प्रोसेस जो है वो चलता चला जाएगा। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन चक्र बन जाता है। तो आप यहाँ पर इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। आपने अभी तक पढ़ा चैप्टर में कुछ सूक्ष्मजीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार, मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को भी विषाक्त बना देते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव लेग्यूम, यानी कि जो दाल वाले पौधे होते हैं, उनकी जड़ों और ग्रंथियों में पाए जाते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन यानी कि उसका स्थिरीकरण करते हैं और मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाते हैं। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन यानी कि स्थिरीकरण करते हैं और उनको यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल रहे हैं, जिसका निर्मोचन वायुमंडल में हो जाता है। तो अभी आपने साइकिल में ये बातें पढ़ी। आइए अब जो हमने पढ़ा उसमें से कुछ प्रश्नों को लेते हैं। हमारे शरीर में सूक्ष्मजीव कैसे प्रवेश करते हैं? श्वास द्वारा, पेयजल द्वारा, भोजन द्वारा या उपरोक्त सभी? तो अभी आपने इन सभी माध्यमों के द्वारा देखा कि हमारे शरीर में सूक्ष्मजीव प्रवेश करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, लेग्यूम पौधों में किसका स्थिरीकरण होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या वायु? तो आपने अभी देखा नाइट्रोजन का। गेहूं की रस्ट किस सूक्ष्म जीव द्वारा होती है? जीवाणु, कवक, वायरस या प्रोटोजोआ? तो गेहूं की रस्ट कवक के द्वारा होती है। आपको गृह कार्य के रूप में किसी एक रोग के होने का कारण, जो भी आप रोग अपने आसपास देख रहे हैं, तो वो किस कारण से हो रहा है, लक्षण लिखने हैं आपको और उनके बचाव के उपायों पर एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो आप इस पर एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे कि कोई भी एक रोग लेकर के उनके कारण क्या है, उसका लक्षण क्या है और उसके बचाव के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। आशा करती हूँ कि जितना भी हमने इस पाठ में पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा।
तब तक के लिए धन्यवाद।